नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आज योगी कैबिनेट ने भी ओबीसी आरक्षण संशोधन के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब जल्द ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा और नए सिरे से आरक्षण की लिस्ट जारी होगी। निकाय चुनाव में इस बार चर्चा है कि नए सिरे से जारी होने वाली आरक्षण से समीकरण बदल सकते हैं। मसलन दिसंबर 2022 में जो आरक्षण जारी हुआ है उसमें अगर सीट पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थी तो नए आरक्षण के तहत वो सीट ओबीसी कोटे के लिए रिजर्व हो सकती है। ऐसे में उस सीट पर जनरल वर्ग के नेताओं के लिए चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर ओबीसी के लिए रिजर्व सीट अगर एससी एसटी के कोटे में चली गई तो ओबीसी नेताओं के लिए चिंता बढ़ जाएगी। इसीलिए सवाल है कि निकाय का रण क्या बदलेगा समीकरण, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे जो दो अधिनियम है, एक नगर पालिका अधिनियम है और एक नगर निगम अधिनियम है। हमारे राज्य की जो नगर निकायों का जो संचालन होता है जिन अधिनियमों के तहत, उन दोनों अधिनियमों में हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। हम देश और प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता को प्राप्त करते हुए देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। वो आरक्षण नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को मिलाकर के 27% दे रहे हैं और वार्डों में अभी भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाह रही है बीजेपी सरकार। आगामी दृष्टि से जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान है, चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, बाई इलेक्शन आ गए 2 विधानसभा, इसकी पूरी चर्चा करके हमने पूरी तैयारी की है और पूरी तैयारी के साथ चुनावों में पार्टी जाए, इसका ब्लूप्रिंट हम लोगों ने बनाया। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। इससे पूर्व जब निकाय चुनाव की तैयारी में थे तो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो समाजवादी पार्टी और पिछड़ों की जीत है। तो नया आरक्षण जो लागू होगा उस पे अब समीकरण क्या चेंज होंगे, क्या कुछ बदलाव आएंगे, कौन सी पार्टी किस तरह की अब रणनीति बनाएगी, क्योंकि पार्टी स्तर की अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की तो उनके स्तर पर भी रणनीतियां चेंज होंगी। कौन प्रत्याशी होगा, अगर जनरल सीट है तो वो अगर ओबीसी में चली गई तो वहां पर क्या होगा, और अगर ओबीसी वाली है वो एससी एसटी में चली गई तो क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल, खास पैनल जुड़ रहा है। राजेश चौधरी जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है चौधरी साहब। राजपाल कश्यप जी हैं समाजवादी पार्टी से, कश्यप साहब स्वागत है। गौरव रघुवंशी जी हैं जो कि बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है गौरव रघुवंशी जी। सुनील रघुवंशी जी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी से, सुभाष पास से, रघुवंशी साहब बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक जो कि अपना पक्ष रखेंगे, एक्सपर्ट कमेंट लेंगे, रंजन जी सब बहुत स्वागत है। प्रमिला पांडे जी हैं, मेयर हैं कानपुर से, प्रमिला जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमिला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही शुरू कर लेते हैं। कितनी तैयारी है इस बार, क्योंकि इस बार तो बहुत कुछ बदलने वाला है और बदल भी जाएगा, तो रणनीति भी चेंज होगी। सर्वप्रथम मैं नमस्कार करती हूँ आपको जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। हमारी सरकार चुनाव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास है, चाहे ओबीसी में सीट जाए, चाहे बैकवर्ड में जाए, चाहे सामान्य में जाए, और चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी इस बार और 17 की 17 सीट हम जीतेंगे। लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं प्रमिला जी कि इस बार समीकरण चेंज होंगे, इस बार बहुत कुछ आरक्षण की बात कही जा रही है ना। जो रणनीतियां पहले जैसे आप लोग चुनाव लड़ते आ रहे होंगे या जो रणनीतियां बनाई गई होंगी तो अब तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, तस्वीर तो नहीं आ जाएगी ना।
नहीं तो हमने तो आपको कहा ना कि हमारे यहाँ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास है। हमारे यहाँ जात पात का कुछ माने नहीं है, तो जो सीट होगी उसको लड़ाया जाएगा, उसको जिताया जाएगा और 17 सीट जीतेंगे, चाहे किसी स्तर से लड़ना पड़े हम लोग को। हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, राजपाल कश्यप जी नेता है समाजवादी पार्टी। भाई सामान्य थी, ठीक है, सामान्य थी तो मैंने लड़ा। हाँ ठीक है, आते हैं, दोबारा आ जाएंगे। राजपाल कश्यप जी, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। देखिए, ये नारों की सरकार है। ये सरकार जो बनी है केवल नारों से बनी है, धरातल पे कुछ नहीं है। और धरातल पे तो इन्होंने ठगने का काम किया है सबको, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो। एक किसी वर्ग को बता देना जो वादा किए थे वो एक भी पूरा किए हो। नारे तो इन्होंने दिए थे, पता नहीं क्या क्या, स्मार्ट सिटी बनाएंगे इनकी। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी नगर निगमों में। क्या हुआ? अभी कूड़ा नहीं साफ हुआ। आप बताओ, नालियां बजा रही हैं, क्या काम किए? कोई काम तो नहीं किए। आप महानगरों की स्थिति तो देख लीजिए। दूसरी बात, ये सरकार चुनाव में जिस तरीके से, इनकी वजह से ही तो विलंब हुआ। अगर ये ठीक से आरक्षण का अनुपालन करते और ठीक से आरक्षण लागू किया होता तो ये हाई कोर्ट में मामला नहीं जाता। और हाई कोर्ट में ठीक से पक्ष रखे होते और इनकी मंशा साफ रही होती तो ये सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं जाता। और सुप्रीम कोर्ट में यार, हाई कोर्ट में तो आरक्षण ही इनकी लचर पैरवी की वजह से खत्म हो गया था। अच्छा। वो तो समाजवादी पार्टी स्वयं गई वहां आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के यहाँ खुद अपील की, एसएलपी दाखिल की, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ गया था माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पे, और हम लोगों ने पहल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। आप ही लोगों की वजह से विलंब हुआ है। आरक्षण बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने झंडा बुलंद किया। आज दिन में भी जब हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमारी जीत है। समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी आरक्षण का मतलब है यादव फैमिली का आरक्षण। यादव फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है वो। यदि वास्तव में ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को उस परिवार के अलावा बना के दिखाएं, तब तो बात समझ में आती है। ये केवल कोरी राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले दिन से ही घोषित कर दिया था कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, दलितों को आरक्षण देंगे, और जो आरक्षण का मानक है उसे अक्षर से पालन करेंगे। उसको कर रहे थे। उसमें कोर्ट के कारण से थोड़ा व्यवधान आया तो अदालत गए, अदालत में सरकार ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो तो कह रहे लचर पैरवी की आप लोगों ने, इस वजह से सब कुछ हुआ है। अरे हमने लचर पैरवी की, हम करा के ला रहे हैं उसको। कोर्ट से इतना जल्दी होकर के आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये तो चाहते ही नहीं है देना। ये तो केवल विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। गौरव रघुवंशी जी, सोच के व्यक्ति भाई यहाँ पर राजेश जी कह रहे हैं, गौरव रघुवंशी जी यहाँ पर राजेश जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो किया है, इन्होंने दिया था क्या? आयोग का गठन इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट से कौन करा के लाया? कर रहे हैं जिनके साथ ये गलवैया कर रहे हैं बिहार के अंदर और जाकर के गठबंधन करने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने तो बिना आरक्षण के चुनाव करा दिया। ठीक है गौरव जी, का विरोध करिए ना। हाँ। क्यों नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे हैं? गौरव जी, अरे आप तो यहाँ बिना राजपाल जी एक बार हो जाए, सबकी बात आ जाए। रुक जाइए, काउंटर अभी नहीं, काउंटर नहीं, पहले नहीं, रुक जाइए, पूरा मौका देंगे कश्यप साहब, पूरा मौका देंगे, 1 to 1 कर लीजिएगा। गौरव रघुवंशी जी अपनी बात रखिए। अगर आरक्षण के मुद्दे पर भाई साहब सरकार की मंशा साफ होती तो ये मामला कोर्ट में क्यों गया? प्रथम तो ये, अगर आपके पास सारी व्यवस्था है, आपके पास शासन है, आपने अगर इसको सही किया होता तो कोर्ट में जाने की नौबत ही क्यों आती? प्रथम प्रश्न तो मेरा ये है। आप कहां से करा के लाए, क्या करा के लाए? जब आपके हाथ में ही सत्ता है तो पहले ही क्यों नहीं ये सही आरक्षण लगा? दूसरा ये है कि आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया गया। इसमें कोई भी एक वर्ग को प्रभावित करके किसी तरह सत्ता हासिल करने का प्रयास करा। अब जो भी आया है, हम लोग लड़ाई जमीन पे लड़ेंगे और हम लोग लड़ाई जमीन पे लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जितने अनुसांगिक संगठन हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से
लगा दिया है और मुझे ये लगता है कि नगर निकाय के चुनाव में परिणाम कुछ अच्छे आएंगे जो हमारी पार्टी के पक्ष में। ठीक है, किसके पक्ष में जाएंगे किसके नहीं वो तो भविष्य बताएगा, जनता बताएगी, वो तय करेंगे। अरकवंशी साहब चर्चा में आइए। सुनील अरकवंशी जी, तैयारी है पूर्वांचल में या पूरे प्रदेश में है? जी, किसका खेल बिगाड़ेंगे इस बार? नहीं, देखिए अनुज जी, पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी क्षेत्र में दौरा करने के उद्देश्य से निकल रहे हैं और लगातार पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग जनता के बीच में जाने का काम करें। नगर निकाय चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर लड़ने का काम करेगी, ये लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते चले आए। आज रही बात आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आज विलाप कर रही है कि आरक्षण हमने बचाने का काम किया और प्रमोशन में आरक्षण तो समाजवादी पार्टी ने ही खत्म करने का काम किया। रही बात जातिगत जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना में हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सितंबर में ही एक सावधानी यात्रा के माध्यम से। अरकवंशी साहब आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, अरकवंशी जी आ रहा हूँ, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, अपनी बात रख लीजिएगा। प्रयागराज से बड़ी खबर है, एसपी विधायक पूजा पाल के भाई पर हमला हुआ, हमले की कोशिश हुई है, हमलावरों ने गाड़ी के पीछे बम से किया है हमला। ये बड़ी खबर आ रही है। सफारी गाड़ी के पीछे 2 बार हुए थे धमाके, नीवा इलाके में हुए हैं धमाके, धूमनगंज थाना इलाके का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से। एक और बड़ी खबर, गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या अपडेट है, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है कौशाम्बी के चायल से, उनके भाई के ऊपर हमले की जो कोशिश है वो की गई है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनका घर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम वो घर। ठीक है, पूजा पाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आ रहा हूँ गुफरान, आ रहा हूँ। पूजा पाल जी स्वागत है आपका। क्या हुआ मैडम, एक बार तफसील से बताएंगी दर्शकों को? हमला हुआ है, फोन कट गया। ठीक है गुफरान, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए वो घर से किसी काम से बाहर निकले हुए थे। घर के वापस शाम के वक्त आते समय उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि उनको किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई है और ये एक नहीं बल्कि 2 प्रयास किए गए। एक जगह जब वो सामान ले रहे थे घर का, उस दरमियान भी कोशिश की गई। उसके बाद वहां से निकले, जब घर के पास पहुंचते हैं वहां पर भी हमले की कोशिश की जाती है। बताया जा रहा है कि देसी बम था, धमाका हुआ, आसपास के लोगों ने भी इस बात को सुना। लेकिन राहत भरी खबर यही है कि कोई चोट या कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जो तहरीर है वो पूजा पाल की तरफ से संबंधित थाना जो धूमनगंज है वहां पर दी गई है। पूजा पाल बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी है, उनकी हत्या 2005 में हुई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं से उनके तमाम विरोधी हैं, माफियाती अहमद हो या फिर उसके गुर्गे हो, इन सभी से उनकी रंजिश है। इस मामले का जो मुकदमा है वो ट्रायल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और उनके भाई के ऊपर हमले की कोशिश जो की गई है वो अपने आप में गंभीर प्रकरण हो जाता है। क्या बम फेंका गया है? केवल गाड़ी पर बम फेंका गया है? बिल्कुल, देखिए बाइक से वो जा रहे थे, इस तरीके की अभी जानकारी जो सामने आई है। तभी उनको टारगेट करके उन पर बम फेंका गया है। हालांकि कोई चोट नहीं आई है, कोई किसी तरीके की कोई खरोंच नहीं आई है। लेकिन हाँ, हमला जो हुआ है, हमले में जो धमाका हुआ है बम का, उसको आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी सुना। ठीक है, पूजा पाल जी जुड़ गए। पूजा पाल जी स्वागत है आपका। पूजा पाल जी, क्या हुआ एक बार जरा दर्शकों को बताएंगी? हमला हुआ है आपके भाई पर? ऐसा है, वो कल कोई काम से उधर मुंडेरा की तरफ गए थे, वो वापस आ रहे थे तो हमारे लोग की तरफ एक प्रीतम नगर कॉर्नर पे एक जूस की दुकान है, तो वही वो कुछ सामान के लिए वो नीचे उतरने गाड़ी से अपने उतर रहा था। तभी उसकी गाड़ी के जस्ट साइड पे ही क्या कहते हैं बहुत तेज धमाका हुआ और एकदम धुआं हो गया। वहाँ के लोग भी ने देखा और सुना कि मेरे पास भी फोन आए और उसके बाद फिर वहाँ गाड़ी में बैठ के जैसे नीमा भागा, जैसे मेरे घर की तरफ गया है, मुड़ने लगा, फिर वही गाड़ी के सामने ही दूसरा धमाका कर दिए। तो ये है कि जांच का विषय है कि मतलब कि ये इस तरह से कैसे लोग क्यों कर रहे हैं या क्या वजह है, इनके पीछे कौन लोग हैं। हाँ, कौन सी गाड़ी में मौजूद थे आपके भाई? फॉर्च्यूनर थी, ब्लैक कलर की। कौन लोग हो सकते हैं ये, किसी पर शक है आपको? देखिए सब क्या, क्योंकि देखिए वो देखे तो है नहीं, क्योंकि धुआं इतना हो गया और तुरंत मतलब कि घटना करके भाग गए। तो वो भी क्योंकि अकेला था वो भी भागा, तो उसको सुरक्षा है नहीं है तो वो भी भागा, तो उस जरिए से वो देख नहीं पाए कि कौन कौन थे या कैसे थे। कई लोग थे या एक आदमी था? पूजा पाल जी, कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देख नहीं पाए हैं। वो जब हम लोगों ने पुलिस को ये सूचना दी है तो पुलिस वाले सब आए हैं, वहाँ पे जो अगल बगल जो कैमरे लगे हैं वो सब अपना निकाल के अपना ले गए हैं, देख रहे हैं। पूजा पाल जी, चूंकि आपके परिवार पर हमला हुआ है तो लोग जो है इसको अतीक अहमद से भी जोड़कर देख रहे हैं।
देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हम वही मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और इस तरह से घटना अभी ही क्यों हो रही हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी घटना हुआ है तो हम देख करके हम बैठ जाएं, क्योंकि दुश्मनीदार आदमी है, उनके लोग भी जो गुर्गे हैं वो नीमा में रहते हैं, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि भाई अगर ना चलता भाई 3 किलोमीटर के अंतराल में ये ऐसा हो रहा है, एक जगह चलता तो कोई बात नहीं है, मगर फिर जब वो गाड़ी घर की तरफ जाती है तो फिर चल जा रही है, तो ये सोचने की बात है, ये जांच के विषय की बात है, ये जांच हो, इसके पीछे क्या है कैसा है जांच करें। ठीक है पूजा पाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो पूजा पाल हमारे साथ थी और उन्होंने बताया कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ है, पुलिस आ गई है और अब आगे की कार्रवाई कर रही है। दोबारा अपनी डिबेट पर लौटते हैं। सुनील रघुवंशी जी अपनी बात रख रहे थे। जी सुनील जी, निकाय चुनाव सामने है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या फिर सपा के खिलाफ? आचार संहिता कब लागू करेंगे भैया? नहीं, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जीतने के लिए वहाँ लड़ने का काम करेंगे, हम किसी को हराने और जिताने का काम नहीं कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का काम करेगी। इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार कहते चले आए हैं और हम लोग अपनी तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में दौरा कर रहे हैं, चाहे सावधान यात्रा के माध्यम से हो, चाहे महिला हक अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हो। हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है, हम नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, राजीव रंजन जी के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, इस बार क्या कुछ पूरी तस्वीर बदली दिखाई देगी? एक और महापौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामतीर्थ सिंघल साहब झांसी से हैं। सर आता हूं मैं आपके पास, स्वागत है आपका, रहिए हमारे साथ, आ रहा हूं, बोलिए रंजन साहब। अनुज जी देखिए, परिस्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। इसके पहले जब दिसंबर में चुनाव घोषित हुआ था तो उस बार भी आरक्षण की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि जब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण हो, तो उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी है जी। जहां तक निकाय चुनावों की बात है, उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के पास 50 सीटें भी रहती थी, उस परिस्थिति में भी नगर निगमों में भाजपा का बहुमत रहता था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निकाय के चुनाव आसान होते हैं और ये आरक्षण में केवल यह होगा कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, किस सीट पे किस जात का लड़ेगा, लेकिन बाई एंड लार्ज इससे चुनाव के परिणाम पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का इसमें एज होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्यों ऐसा आपका क्यों मानना है? जी देखिए, इसके पहले नगर निकाय के जितने भी चुनाव होते रहे हैं जी, हमने पहले भी कहा कि आपको अगर याद हो 2007 में भारतीय जनता पार्टी के पास 52 सीटें थी विधानसभा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस समय भी नगर निगमों में भाजपा का बहुमत था। हाँ। तो नगर निगम नगर निकाय शहर के चुनाव में भाजपा का वर्चस्व पहले से ही ठीक है और ये आज भी ठीक है। प्रमिला पांडे जी कुछ कह रही हैं, शायद प्रमिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, रामतीर्थ जी आ रहा हूं। प्रमिला जी भाई मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है, न कि खाली बात करने पर विश्वास करती है। हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं, हम लोग दिन भर जनता के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ न कोई जात है न कोई पात है, कुछ नहीं है। जो जिस प्रत्याशी आरक्षण में आएगा उसको हम लोग लड़ा के जिता। सपा तो कह रही है कि आप लोग तो आरक्षण को खत्म करना चाह रहे थे, गला घोट रहे थे आरक्षण का। सपा क्या करे? सपा तो आरक्षण में सिर्फ उनके परिवार का कोई हो इसलिए वो चिल्ला रहे हैं भैया। और सपा क्या कहती है? सपा बिल्कुल सफा है। ठीक है, अब की तो एक सीट न आएगी लोकसभा में, तो ये बौखलाई है। हमारे यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जितने हमारे 17 है बनाए गए नगर निगम, सब में पूरे भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इस पर कश्यप साहब जरूर अपनी बात रखना चाहेंगे, पूरा मौका देंगे कश्यप साहब दूसरे राउंड में, चिंता ना कीजिए। ठीक है, रामतीर्थ सिंघल साहब चर्चा में आइए। सिंघल साहब, इस बार क्या लग रहा है इस बार कि पिछले इतने साल में जो काम किया है उस पर होगा, या फिर इस बार आरक्षण और अगर सीटें बदली, टिकट नहीं मिला तो बहुत कुछ बदलेगा? बिल्कुल नहीं, सारे चुनाव जो भी होंगे नगर निगमों के वो कार्य के आधार पर ही होने वाले हैं। और नगर निगमों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है नगर निगमों में, उस काम के आधार पर ही जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी में। सपा के लोग तो कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां चौक हैं। कुछ लोगों को अच्छा दिखता नहीं है ना, वक्र दृष्टि होती है, और जिनकी वक्र दृष्टि है उनको हमेशा टेढ़ा ही नजर आता है। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं। हम स्वच्छता सर्वेक्षण जो भारतवर्ष की एजेंसी कराती है, केंद्रीय सरकार कराती है, उसके द्वारा सर्वेक्षण में हमारे नगर निगमों को अव्वल स्थान मिले हैं, तो ऐसे ही थोड़े मिले हैं। जब काम हुआ है तभी हम लोगों को स्थान मिले हैं। तो निश्चित माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्मार्ट सिटी योजना है, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, एक साथ किसी देश के 100 शहरों को स्मार्ट करने की योजना है। स्मार्ट सिटी योजना से मेरी झांसी में जो काम हुए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे कार्य सभी नगर निगमों में हुए होंगे, सभी स्मार्ट सिटीज में हुए होंगे, और वो विजिबल वर्क हैं। ठीक है, विजनरी वर्क है, वो दिख रहे हैं जनता। ठीक है, रामतीर्थ जो मेयर हैं वो कह रही हैं कि भाई आप लोग को दिखता नहीं है, जो नहीं देखना चाहता वो कैसे देखेगा, जो विकास हुआ है या फिर साफ सफाई हुई है या निगम ने जो काम किए हैं। देखिए, ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाली सरकार है, और इनसे अच्छा झूठ, व्यवस्थित झूठ और सत्य प्रतीत हो बीजेपी से अच्छा कोई दुनिया में नहीं बोल सकता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में बोल सकते हैं कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए जिनके पास सूची नहीं है, जबकि सरकार उनके पास है। उस बात को कहां कश्यप साहब लेकर आ रहे हैं। कई बार हो जाता है ऐसा, जबान फिसल जाती है। कश्यप साहब आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बात, आरोप लगाते, उसको मुद्दा मत बनाइए ना, तथ्यों पे बात कर लेते हैं। परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, जिनके परिवार नहीं है वो मुख्यमंत्री है, एक अस्पताल नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, एक मेट्रो का पिलर नहीं बढ़ा पाए। वो गोरखपुर में भी मेट्रो चलाने की बात करते थे, नहीं चला पाए। वो झांसी में मेट्रो चलाने की बात करते थे, नहीं चला पाए। उत्तर प्रदेश में जितनी जगह मेट्रो चली है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई है, एक पिलर नहीं बना पाए। ये स्मार्ट सिटी की बात करते थे, लखनऊ की राजधानियों में गलियां देख लीजिए, जो लखनऊ में सजाने और संवारने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे रिवर फ्रंट बनाया हो, चाहे जेपीएनआईसी बनाया हो, चाहे लोहिया अस्पताल बनाया हो, चाहे मैदानता बनाया हो। प्रमिला पांडे जी जवाब दे देंगे आपका। अमूल की फैक्ट्री लगाई हो। भाई यही तो इनकी बातें हैं, यही है बातें, इनकी यही बातें हैं। हमारे सभ्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने कितना काम किया, हमारा देख लीजिए कानपुर शहर पूरे विश्व में 11वें नंबर पे आए पाठक में। तो अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने काम नहीं दिया और मैंने काम नहीं किया तो हमने अपने शहर को खुशहाल कैसे बनाया? ये बता रहे हैं मेट्रो हमने बनाई। इनको तो सिर्फ जनता को गुमराह करना है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ये लोग तो खाली यही बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे? आज ये बता रहे हैं आरक्षण की बात करेंगे, बना देते एक जगह कभी कौन सा बना दिए थे। देश की जनता का पैसा बैंकों में भी लुटवाने का काम कर रहे हैं, एलआईसी जैसी कंपनियों में लुटवाने का काम कर रहे हैं। सब सपा कर रही है, सपा। नहीं, निकाय चुनाव पर रहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री, भाई लोकसभा का चुनाव होगा तो उस पर ये बातें कर लीजिएगा। सब काम कर रहे हैं संस्थान में। अभी सड़कों की नदी नाले की बात कर लेते हैं। सब सपा करवा रही है, सपा करा रही है। गौरव रघुवंशी देखिए, जल्दी रखिए अपनी बात। गौरव रघुवंशी, ठीक है राजपाल जी, अगर नगर निगम की बात हो रही है तो आप हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कर सकते। एक परिवार का देख लीजिए आप, गरीब के चूल्हे पे भी डकैती डालने का काम हो रहा है। अरे मैं पूछ रही हूँ कि मेरी सरकार में गरीबों को कितने मकान दिए गए? ये महिलाओं सिलेंडर कहाँ है? आप बताओ। आप सिलेंडर महिलाओं का सब कुछ महिलाओं के लिए है। आप तुमको लॉलीपॉप दिखलाते थे। हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। करेंगे, आपने, आप झूठ बोलने वाले लोग हो।
ठीक है, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव रघुवंशी चर्चा में आइए। ठीक है, हो गया। प्रमिला जी आ रहा हूँ, दोबारा आ जाऊंगा प्रमिला जी। राजपाल कश्यप जी आ जाऊंगा। रख ली आप दोनों ने अपनी बात। बोलिए गौरव जी, बोलिए प्लीज। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का कहना था सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जी। अभी भाजपा ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हाँ। इस स्मार्ट सिटी में दलित, वंचित और शोषित वर्ग का क्या प्रावधान किया गया है, इसका अभी तक कोई भी रोड मैप नहीं है। नहीं, स्मार्ट सिटी तो मेरे ख्याल से बनेगी तो सबके लिए बनेगी ना, दलितों के लिए अलग और अगलों के लिए अलग, ऐसा थोड़े ना होगा। स्मार्ट सिटी तो सबके लिए बनेगी। इस स्मार्ट सिटी में दलित, वंचित लोगों का क्या स्थान रहेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा ये बड़े शहरों में ही जो गरीब तबका है वो जाकर अपना रोजगार और तमाम व्यवस्थाएं करता है। ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है, लेकिन उन लोगों का कोई प्रावधान नहीं। दूसरा, पहली बात तो स्मार्ट सिटी का जो विचार है वही थोड़ा सा ऐसा है जो मतलब अभी तक तो वो धरातल पे दिखाई नहीं दिया है। लगभग 5 वर्ष हो गए हैं स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट आए हुए, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। केवल होर्डिंग और पोस्टर पे ही स्मार्ट सिटी है। ठीक है, सुनील रघुवंशी जी जवाब देंगे। सुनील रघुवंशी जी, आपको भी नहीं दिखाई देता है क्या जो बात यहाँ पर गौरव जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए गौरव जी की बात पूरी समझ में नहीं आ रही थी, जो साउंड थोड़ी सही नहीं थी। रही बात आरक्षण को लेकर, हम ये बता रहे थे कि जैसे कि आरक्षण को लेकर अभी कहा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया, मगर समाजवादी पार्टी सदन में इस बात को लेकर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो तो उस पर हंसने का काम करती है। तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति को रिपोर्ट लागू कराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सत्ता को छोड़ने का काम किया, क्या समाजवादी पार्टी ने सदन में इस बात को उठाने का काम किया? नहीं किया। आज समाजवादी पार्टी बिलाप तो कर रही है कि आरक्षण खाने का काम किया, मगर आरक्षण सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी ने ही खाने का काम किया। पिछड़ों में कितनी हिस्सेदारी देने का काम किया? पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, कुमार है, रघुवंशी है, राजभर है, कितने हिस्सेदारी देने का काम किया? इन जातियों को हिस्सेदारी क्या बैकवर्ड में नहीं आती है? मगर तब तो बैकवर्ड में कुछ ही जातियां इनको नजर आती थी। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरक्षण के नाम पर वोट, कौन सी जाति नजर आती थी बैकवर्ड में, ये भी बता दीजिए ना। आने वाली नहीं है। कौन सी जाति केवल नजर आती थी, बता दीजिए। वो तो साफ है ना, साफ है। देखिए तो खुल के बताइए ना। जो भी बैकवर्ड की जातियां जो थी, सबसे ज्यादा जातियों की हिस्सेदारी यादव समाज को लेने का काम करते थे। उसके बाद पाल और प्रजापति, कश्यप, कुमार, ये सब कहाँ चले जाते थे? राजपाल कश्यप, माननीय राजपाल कश्यप जी आपके बैठे हुए हैं। अरे वो प्रवक्ता है राजपाल कश्यप, उनके आगे कश्यप लगाए, देखिए बढ़िया भागीदारी दे रहे हैं पार्टी के अंदर। पार्टी में इनकी सरकार रही, 4 बार सरकार रही। बोल रहे हैं कश्यप साहब, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं बताऊं, सुनील रघुवंशी जी से पूछिए, इनके नेता राजभर के आरक्षण की बात करते थे, वो आरक्षण भूल के अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात करते हैं। इनके नेता सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे? नहीं, हमारे नेता ने तो सत्ता को छोड़ने का काम किया। 2017 की सरकार में मंत्री थे और न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए उन्होंने सत्ता छोड़ने का काम किया। सकता था वो सीट इनको देकर लड़ाने का काम किया। क्या बात करते हैं? रघुवंशी समाज को सम्मान दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। रघुवंशी को बैकवर्ड में अगर आरक्षण दिया, नहीं, सम्मान जो अगर किसी ने दिया तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने किया। आपने एक उत्तर प्रदेश के अंदर रघुवंशी समाज, पाल समाज, राजभर समाज, प्रजापति समाज, इनको कितनी हिस्सेदारी देने का काम किया? आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया। वोट तो चाहिए था समाजवादी पार्टी को, मगर हिस्सेदारी देने का काम नहीं कर रही थी समाजवादी पार्टी। हिस्सेदारी देने का काम किया तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने देने का काम किया। क्या कहोगे? कल बीजेपी से समझौता हो जाएगा, परसों बीएसपी से हो जाएगा, कल समाजवादी पार्टी से हो जाओगे। नहीं, समझौता तो हमने आपके साथ भी किया था। हमने कुछ हमारे मुद्दे थे, उसके हिसाब से समझौता आपके साथ किया था, मगर किया क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ कमरे में बैठकर राजनीति करना चाहते थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि घर से निकलिए, जब आप निकले, जब आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, वही बात काम करने का काम पहले कर लेते तो शायद आज आजमगढ़ की भी सीट आपके हाथ में होती। को ले जाके अपने बेचने और दुकान चलाने का काम करते हो। ठीक है, ठीक है। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, तो आप बताइए ना। राजीव रंजन जी आ रहा हूँ, गौरव जी आ रहा हूँ, दोबारा मौका दे दूंगा। राजीव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पैसा लेने का काम किया। ठीक है, रघुवंशी साहब हो गया।
राजीव रंजन जी, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, ठीक बात है, आंकड़े सामने हैं, हम देखते आए हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। आप देख रहे हैं कितना जोर शोर से यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है और जनगणना की बात भी कही जा रही है। तो क्या ये फर्क डालेगा? इसके अलावा एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है राजीव रंजन जी, कि बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, AIMIM हो, ये सब मैदान में है। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति अपने स्थापना के दिन से ही करती है जी, और पिछड़ों की राजनीति को छोड़े बिना उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि नगर निकायों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव जब भी हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें वर्चस्व रहता है। एक बात जी, अब इस बार बीएसपी भी ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी भी सामने खड़ी हो रही है जी। बहुजन समाज पार्टी जिन जिन सीटों पर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी वहां सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये बात बार बार उठती है। पार्टी के साथ नहीं जाएगा जो कि नगरीय क्षेत्रों में अच्छी स्थिति में होता है। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा क्यों? बार बार ये बात क्यों निकल कर आती है कि बीएसपी अगर अच्छे से लड़ेगी, अगर बीएसपी अच्छे से लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी हारेगी, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? अच्छा, देखिए, बीएसपी का जो वोट का बेस है शहरी क्षेत्रों में, मैं आपको मैं बताऊं उदाहरण के लिए, शाइस्ता परवीन को इलाहाबाद से प्रत्याशी घोषित किया है बीएसपी ने अभी। बिल्कुल बिल्कुल। शाइस्ता परवीन अगर मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम मतदाता वहां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो गौरव जी, खेल बहुजन समाज पार्टी जहां भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ठीक है राजीव, वहां समाजवादी पार्टी के रिएक्शन आपका गौरव जी, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। राजीव जी जो बात कह रहे हैं सच्चाई है इसमें? आ रहा हूं। अभी सारे दल आरक्षण के ऊपर बहस कर रहे हैं और काफी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब 1991 में आरक्षण लगा तो यही भाजपा आरक्षण के विरोध में थी, पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में थी, रही पहली बात। दूसरा ये, जहां तक राजीव जी ने कहा कि जहां जहां बीएसपी मजबूती से लड़ेगी वहां समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, तो हर जगह यही स्थिति है। अगर आज भाजपा नहीं लड़ेगी चुनाव तो पार्टी हर जगह जीत जाएगी, अगर समाजवादी नहीं लड़ेगी तो हर जगह बहुजन जीत जाएगी, ऐसा भी निर्धारित नहीं है। दूसरा ये है कि जहां तक उसका प्रश्न है कि पिछले चुनावों का परिणाम, पिछले 2 नगर निगम में बसपा ने चुनाव जीता था दो सीटों पर, बिल्कुल जो रिकॉर्ड है, जहां समाजवादी पार्टी 0 थी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुजन समाजवादी पार्टी को केवल वोट काटने की पार्टी समझे। पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है, प्रचार प्रसार के माध्यम हमारे पास कम है, जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस होता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। बीएसपी पे राजपाल कश्यप और उनकी पार्टी क्या सोचती है बीएसपी पर, मायावती पर? जरा जवाब दीजिए कश्यप साहब जल्दी से। देखिए, अब बीजेपी से और समाजवादी पार्टी का आमने सामने का मुकाबला है। अब ABCD जो पार्टियां हैं बीजेपी की, उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा, सब समाजवादी पार्टी की तरफ सभी वर्ग खड़े हैं। और आप देखना, नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया है तो वो समाजवादी पार्टी की यादव जी ने आरक्षण लागू किया, तब ये चौरसिया, अरकवंशी, कश्यप, निषाद और पाल, प्रजापति सभासद बन पाते हैं, नहीं तो कोई नहीं बन सकता था इससे पहले। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण लागू किया, और बातें करने को कोई कर ले, प्रधान लोग नहीं बन सकते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पंचायतों में आरक्षण लागू किया ओबीसी का, और चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कुशवाहा हो, शाक्य हो, कश्यप हो, निषाद हो, अरकवंशी हो, ये सब लड़ने का काम माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी की देना है, नहीं तो कोई सभासद और प्रधान नहीं वो ठीक है। लेकिन राजीव जी यहाँ पर कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक है, उनका आकलन है, जरा सुनिए तो सही। लोग दाखिला यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं, हाँ ठीक बात है, सुनिए तो सही, सवाल भी लीजिए ना। अरे ठीक है, मुलायम सिंह यादव मैं मान रहा हूँ, ठीक है, अरे अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, बात तो सुने आप का काम किया है। हाँ ठीक है, बीजेपी ने तो उस आयोग की भी जूते चप्पल उतार लिए। हाँ ठीक है, मेरा सवाल लेंगे आप? अरे भाई, समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है ना ये। ओहो,
ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है कश्यप साहब, प्लीज मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा। शिक्षकों की भर्ती में आप बिना सांस लिए अगर बोलते जाएंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा, दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा। कश्यप साहब अगर आवाज नहीं आ रही तो बताइए। कश्यप साहब मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा अगर सवाल ले लेंगे आप तो। कश्यप साहब सवाल ले रही है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका आकलन है, वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी जहां मजबूती से लड़ गई तो आपको नुकसान होना तय है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और बीएसपी कह रही है इस बार हम मजबूती से लड़ेंगे। आपके लिए तो इधर कुआं उधर खाई है। देखिए जहां आप चुनाव को उठा के आंकड़े देख लीजिए, जहां बीएसपी लड़ी है और बीएसपी ने अपना वोट रोक लिया है, वहां हम सब जगह सीटें जीते हैं। आप चाहे जहां के आजमगढ़ क्यों नहीं जीत पाए? चुनाव में देख लीजिए, आजमगढ़ उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाए? अपना अगर वोट रोक लिया होता तो हमारी आजमगढ़ उपचुनाव क्यों नहीं जीत पाए बताइए जरा। जगह जीते हैं, वहां के आंकड़े मंगवा के देख लेना, चाहे आजमगढ़ का, चाहे अम्बेडकर नगर का, चाहे जहां का मंगवा के देख लेना। मैं तो अभी देख रहा था अपना काम करे, लेकिन निरहुआ जी जीत गए वहां पर। दलित और अम्बेडकरवादी और मैक्सिमम लोग अम्बेडकरवादी अब समाजवादी पार्टी के साथ में है। हाँ। अब कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि मालूम है बीएसपी लड़ नहीं पाएगी चुनाव। और कोई कितने लोग पर्चा दाखिल कर पा रहे हैं अभी नगर निगम। गौरव जी जल्दी से काउंटर कर लीजिए, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। राजपाल जी कह रहे हैं कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ पाएगी और एक ये उम्मीद भी करते हैं कि बीएसपी अपने वोट रोक ले। क्या ये एमएलसी के चुनाव में नहीं बीएसपी वोट क्यों रोक ले? ये केवल अगर इस नहीं, राजपाल जी दो तरफा बातें कर रहे हैं। एक इधर भी बात कर रहे हैं और उधर भी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लड़ रही है माननीय। नहीं, अभी ये कह रहे हैं बीएसपी लड़ नहीं पाएगी और अभी ये कह रहे हैं बीएसपी अपने वोट रोक ले। क्या ये दो तरफा बातें कैसी? आप बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करें ना करें, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए गौरव जी जरूर कर रहे हैं। मेरी अपनी विचारधारा है अनुज जी, मेरी अपनी विचारधारा है और मैं अपनी विचारधारा लेके आगे बढ़ रहा हूं। प्रमिला जी आखिर में प्रमिला जी को मौका दीजिए। प्रमिला जी भैया देखिए, हाँ भैया देखिए, पूरे विश्व की, पूरे देश की महिला समाजवादी पार्टी को अगर वो गेस्ट हाउस वाला कांड जो इन्होंने दलित महिला के साथ किया था वो कभी नहीं भूलेगी। ये तो भूल के जनता में एक बार एक मुख्यमंत्री बन गए, ये कभी नहीं भूलेगी। 50% की आबादी इनको कभी नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले एक वो दलित ही महिला थी जिसके साथ गेस्ट हाउस में इन्होंने जो किया, तो कभी नहीं भूलेगी। महिला हमेशा बीजेपी के साथ है, ये मैं कह रही हूँ। मैं तो उस टाइम थी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त जी थे, हम लोग साथ में गए थे, मेरे आंखों के सामने देखा था। तो ये बोलेंगे सदैव स्वर्गीय मुलायम सिंह की। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा के लिए सबका साथ, सबका विकास। हमारे यहाँ न कोई जात है, कांड याद दिला दिया आपने, ठीक है। हमारे यहाँ सब हैं, ठीक है। बिल्कुल गेस्ट हाउस महिलाओं की बात जहाँ आएगी, सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है गौरव जी, बिल्कुल समय नहीं है, माफ कीजिएगा, बिल्कुल समय नहीं है। समय होता जरूर मैं आपकी बात ले पाता, इसलिए मैंने ठीक है। थोड़ा समय कम मिला। रघुवंशी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन निकाय चुनाव अब हमारे सामने है, जल्द से जल्द चुनाव हो जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आगे देखना होगा कि कब तारीखें तय होती हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। समीकरण कितने बदलेंगे, कितने नहीं बदलेंगे, ये देखना होगा। रणनीतियां कितनी बदलेंगी, कितनी नहीं बदलेंगी, ये देखना होगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।